हेलो थिरन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो पिछला एपिसोड जैसा कि हम लोगों ने देखा था काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और उसमें हमें जियोयान और लिंग बिंगरुई की फाइट दिखाई गई थी, जहाँ पे जियोन बीच बीच में लिंग बिंगरुई को छेड़ता भी है और इसके बाद वो सीरियस होकर भी फाइट करता है। तो चलो आप लोग फटाफट से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। फिर हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ होता है कि जियोयान फायर मैपल फॉरेस्ट में पहुंच गया था, ब्लड फ्लेम बर्ड्स के साथ भी उसकी फाइट हुई थी, घोस्ट हॉल के मेंबर के साथ भी उसकी फाइट हुई थी। फिर जियोयान लिंग बिंगरुई से मिला था जिसके साथ भी उसकी फाइट हुई थी और फाइट के बाद जियोयान अपने एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म को यूज करता है और होंग लियना जियोयान को फिर वापस बुला लेती है अपने पास। और यही मैंने पिछला एपिसोड एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जैसे ही जियोन वैली के अंदर पहुंचता है तो उसे जाना पहचाना ही सीन दिखाई देता है। जियोयान के सामने एक चट्टान होती है जिसे धारदार हथियार से साफ साफ काटा गया होता है। साथ ही वहाँ की बॉल में फायर लोटस भी होते हैं और साथ ही साथ चट्टान के नीचे एक पूल होता है जिसमें साफ पानी था और उस पूल में भी काफी सारे लोटस होते हैं। इसको देखने के बाद जियोयान स्टोन फ्लोर्स को देख रहा होता है जो कि हवा में तैर रहे थे और उन सभी में रेड लोटस उगे हुए होते हैं और साथ ही साथ वो एक माउंटेन की चोटी के ऊपर जा रहे थे। हालांकि जियोयान को पता तो नहीं होता कि ये कितने हैं, लेकिन पिछले 2 एक्सपीरियंस के बाद जियोयान को अंदाजा होता कि कम से कम ये 100 स्टोन फ्लोर होने चाहिए। साथ ही जियोयान को यह भी पता था कि जब तक वो ये 100 फ्लोर को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक वो होंग लीना को नहीं देख पाएगा। तभी लिंग बिंगरुई कोल्ड ऑरे के साथ जियोयान की तरफ देखती है और कहती है, रेड लोटस स्टोन फ्लोर खास तौर पर मास्टर ने आपके लिए ही तैयार किया है। भले ही आपने मुझे हरा दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप कभी पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इस टाइम पे वो जियोयान को ऐसे देख रही होती है जैसे कि तुरंत ही दौड़कर काट के खा लेगी। हालांकि उसकी मास्टर होंग लेना ने उसे पहले ही मना कर दिया था, इसीलिए वो अब जियोयान पर अटैक तो नहीं कर सकती थी, पर दिल में अभी भी थोड़ा गुस्सा होता है। हालांकि जियोयान ली बिंगरुई की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस छोड़ता है। और इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें जो कि ब्लैक कलर की होती थी इस टाइम पे हल्की ब्लू कलर की होती है। साथ ही जियोयान की जिनसेन कोई भी काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से फ्लक्चुएट हो रही थी। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही जायंट एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद जियोयान तुरंत ही फर्स्ट स्टोन फ्लोर पे आ जाता है। हालांकि पहले स्टोन फ्लोर पे आते ही धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जियोयान जैसे ही दूसरे में जाता है तो प्रेशर बढ़ना और भी ज्यादा हो जाता है। इस टाइम पे जियोयान स्टोन फ्लोर से होते हुए काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है और जिस स्टोन फ्लोर से जियोयान निकल जाता था उसके ऊपर उगा हुआ रेड लोटस पूरी तरीके से गायब हो जाता था और एक चिपचिपी सी कैंडी की तरह वो जियोयान के पैर से चिपक जाता था। और इस टाइम पे जैसे ही जियोयान आधी स्टेयर्स या आधे स्टोन फ्लोर्स को क्रॉस करता है तो उसकी पूरी बॉडी आग की लपटों से घिरी हुई होती है और साथ ही साथ जियोयान की बॉडी से पसीना भी काफी ज्यादा गिर रहा होता है और जियोयान सीरियस भी होता है। साथ ही इस टाइम पे जियोयान की जायंट एलिफेंट स्किल की पावर को भी सप्रेस कर रही होती है ये फ्लेम है, और जिसका सिंपल सा मतलब था कि जियोयान थक रहा होता है और अगर यही कंटिन्यू रहता है तो जियोयान को पता था कि टॉप पे पहुंचने से पहले ये फ्लेम है उसकी पूरी पावर को डेड कर देंगी। तभी ली बिंगरुई कहती है, हालांकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है लेकिन ये रेड लोटस हेलफायर के सामने कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे ली बिंगरुई जियोयान के पीछे पीछे जा रही होती है और उसके दोनों ही पैर हवा में खाली जगह पर होते हैं और दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर। साथ ही चेहरा काफी ज्यादा साइन कर रहा था क्योंकि वो देख रही थी कि जियोयान को ऊपर जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस टाइम पे जियोयान के अनसक्सेसफुल होने का ही वो वेट कर रही थी। साथ ही उसे पता था कि रेड लोटस हेलफायर काफी पावरफुल हेवनली फ्लेम है जो कि किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे किसी की बॉडी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। रेड लोटस हेलफायर के सामने बस कागज के पतले टुकड़े की तरह है। हालांकि भले ही ये रेड लोटस हेलफायर ऐसी है लेकिन एक बार जब कोई इसे रिफाइन कर लेता है तो ये जिस पर्सन के पास भी होगी उस पर्सन की पावर भी अनबीटेबल बना देगी। हालांकि जब तक जियोयान इस स्टोन फ्लोर्स को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक वो रेड लोटस हेलफायर को प्राप्त भी नहीं कर सकता और उसे रिफाइन भी नहीं कर सकता था। हालांकि तभी जियोयान अपने दांत पीसता है और ड्रैगन फिनिक्स एशियंट आर्मर को अफेयर करता है, जिसके बाद जियोयान के हेवनली फ्लेम फायर आर्मर को क्रिएट करती है और एक बार फिर से जियोयान माउंटेन के पीक की तरफ जाने के लिए बढ़ जाता है। इस टाइम पे जियोयान की पूरी बॉडी रेड कलर की फ्लेम से ढकी हुई होती है और इस टाइम पे गोल्डन एलिफेंट स्किल का वो आर्मर भी टूट गया होता है जिसे जियोयान ने जायंट एलिफेंट स्किल का यूज करके क्रिएट किया था। साथ ही जियोयान की हेवनली फ्लेम का जो आर्मर होता है वो भी तेजी से वीक हो रहा था और अब तक जियोयान केवल 70 स्टोन फ्लोर्स को ही क्रॉस कर पाया था। और इसके बाद जियोयान का हेवनली फ्लेम का आर्मर टूटता और एशियंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर की बारी थी जिसपे जियोयान को सबसे ज्यादा प्राउड था। हालांकि जियोयान का ड्रैगन फिनिक्स एशियंट आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल था और फायर और वाटर दोनों के लिए इसे डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता था, लेकिन रेड लोटस हेलफायर के सामने ये भी थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। और 80 स्टोन फ्लोर में पहुंचने के बाद जियोयान को अब काफी प्रॉब्लम होने लगती है। एशियन फिनिक्स ड्रैगन आर्मर भी अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके कारण जियोयान तुरंत ही स्टोन फ्लोर में गिर जाता है और एशियंट आर्मर के टूट जाने के बाद अब जियोयान की बॉडी का जो ब्लड होता है और उसकी स्किन तुरंत ही इस फायर के कारण जलने लगते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर जियोयान का हाथ इस हद तक जल जाता है कि उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर जियोयान अचानक ही काफी
काफी जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने देखा था उसकी बॉडी का जो मास है वो पहले ही हेवनली फ्लेम के जलने के कारण गायब हो रहा है और जोयान की पूरी बॉडी बुरी तरीके से कांपने लगती है, जिसके बाद जोयान की आंखों से येलो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है और इसके बाद अचानक एक पफ की आवाज आती है और वो फ्लेम है जो कि जोयान की बॉडी के आसपास घूम रही थी रेड लोटस की, तुरंत ही जोयान की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है और जोयान की हेवनली फ्लेम है उसे रिफाइन करने लगती है और तुरंत ही जोयान की एनर्जी को बढ़ाने लगती है और विद इन अ सेकंड जोयान की हेवनली फ्लेम है उसे रिफाइन करके जोयान की पावर को लेट रिटर्नेंस लेवल पर भेज देती है। साथ ही फ्लेम्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण जोयान की बॉडी भी पहले ही ठीक हो गई थी, इसीलिए जोयान अब बाकी बचे हुए फ्लोर्स की तरफ देखता है और तुरंत ही एक थॉट के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और एक ही स्पीड के साथ वो सीधा ही उस माउंटेन की पीक पर पहुंच जाता है। हालांकि पीक पर पहुंचने के बाद जोयान देख सकता था कि वहाँ पे एक झोपड़ी होती है और एक गुझेंग होता है। यह गुझेंग क्या है ये मुझे नहीं पता। साथ ही यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, बस एक पत्थर की बॉल में एक लोटस का जो चित्र होता है वो बना हुआ था। यहाँ पर पहुंचकर जोयान खुद को स्टेबल करता है और इसके बाद खुद की बढ़ी हुई पावर को फील करके जोयान थोड़ा सा खुश भी होता है। लेकिन तभी अचानक आवाज आती है, तुमने मेरे रेड लोटस हेल्पायर को स्वैलो कर लिया। और इसके बाद सामने के स्टोन फ्लोर पे झोपड़ी के सामने एक फ्लैक्चुएशन होने लगता है जिससे वो पूरी झोपड़ी कांपने लगती है और इसके बाद एक काफी पावरफुल प्रेशर जोयान की तरफ बढ़ता है जिसके कारण जोयान तुरंत ही घुटने टेक देता है। उसी टाइम पे ली बिंगरुई भी तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाती है। हालांकि उसे ये प्रेशर फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो तुरंत ही सामने की झोपड़ी की तरफ देखकर झुकती है और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है, मास्टर ये आदमी न केवल नीच और बेशर्म है बल्कि इसने अपने कल्टीवेशन को सुधारने के लिए आपके रेड लोटस हेल्फायर का भी यूज किया और साथ ही साथ वो सारे स्टोन फ्लोर भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिए। मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि इसे फायर मैपल फॉरेस्ट से बाहर निकाल दीजिए और इसे कभी भी यहाँ ना आने दीजिए। तभी जोयान कहता है जूनियर सीनियर की हेल्प के लिए उन्हें धन्यवाद देता है, क्योंकि अगर सीनियर की इजाजत नहीं होती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाता और ना ही अपने कल्टीवेशन को बढ़ा पाता। जोयान की बात को सुनकर तो ली बिंगरुई तुरंत ही मोह चढ़ा लेती है और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, आपको किसने इजाजत दी? ये आप ही थे जिसने मेरे मास्टर की फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर स्वेलो करके उसे रिफाइन किया है। हालांकि उसी पे हाँ की आवाज के साथ एक प्यारी सी फिगर तुरंत ही सामने अपेयर होती है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और जोयान की बॉडी में पड़ने वाला प्रेशर तुरंत ही गायब हो जाता है और वो सामने के चट्टान के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठी हुई थी। साथ ही इस टाइम पे उस लड़की के हाथ में एक जिदर भी होता है। अरे वो म्यूजिक नहीं बजाते जैसे वो होते हैं तार होते हैं, वही उसके हाथ में होता है और उसकी उंगलियां उन तारों के ऊपर घूम रही होती है और एक काफी ज्यादा सुरीली सी टोनिंग उससे रिलीज हो रही थी। तभी जोयान भी अपना सिर हिलाकर ऊपर देखता है तो सामने का सीन काफी आइकॉनिक होता है। साथ ही वो देख सकता था कि उसके सामने की यंग लेडी के बाल रेड कलर के हैं और उसके बाल उसके गालों से होकर जा रहे थे और गाल पूरी तरीके से व्हाइट होते हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा आइकॉनिक और ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल एक समंदर जैसी होती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि इन आंखों में पूरी दुनिया की नॉलेज है, पूरी दुनिया समाई हुई है। कुल मिला के ये मान लो काफी ज्यादा सुंदर थी, क्योंकि राइटर ने 1.5 पेज का सिर्फ इसका वर्णन ही लिखा है और जोयान को कुछ सेकंड में रिफाइन कर लेना है तो क्या करना अपन को जान के। इस टाइम पे जोयान को एक चीज पता थी कि पिछले मिले हुए 2 बूढ़ों से सामने वाली लड़की काफी ज्यादा आइकॉनिक थी और इसके बाद जोयान गुई और हाइमो चैन के बारे में सोचता है। जोयान को पता था कि वे दोनों भी हेवनली फ्लेम थे और ताओसियन गॉड द्वारा ही पीछे छोड़े गए थे, लेकिन उनके कंपैरिजन में होंगलिना में काफी ज्यादा डिफरेंस था। हालांकि तभी एक टन की आवाज के साथ होंगलिना अपने हाथ के गिटार की तार को तोड़ देती है और उससे एक फ्लैक्चुएशन निकलता है जो कि जोयान की तरफ बढ़ता है और उसी टाइम पे जोयान अपने आप को कंट्रोल करके इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करता है, तुरंत ही उस जगह से हटता है। जिसके बाद होंगलिना तुरंत ही कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस स्थान से बाहर भेज दूंगी। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है ये जूनियर अपनी गलती जानता है। जोयान की हरकत देखकर ली बिंगरुई तो काफी ज्यादा एरोगेंट तरीके से और नाराज तरीके से जोयान को देखती है, लेकिन होंगलिना अपने गिटार को बजाने में ही बिजी होती है, जैसे कि उसे परवाह ही ना हो कि जोयान यहाँ पे किस रीजन से आया है। काफी देर बाद होंगलिना तुरंत ही कहती है, बिंगर पूल में पानी जम गया है, क्या तुम जाकर नहीं देखना चाहती? ये सुनकर ली बिंगरुई अचानक ही काफी ज्यादा शॉक होती है और इसके बाद वो अपने बगल में जोयान को देखती है और कुछ सोचती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा झिझकते हुए होंगलिना को ग्रीट करती है और उस पहाड़ के नीचे उतर जाती है। इसके बाद टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है, ना होंगलिना कुछ कहती है न जोयान कुछ बोलता है और माउंटेन के टॉप पर केवल सितार की आवाज सुनाई दे रही होती है। और एक निश्चित टाइम के बाद जब वो गाना खत्म होता है तो होंगलिना अपने सितार को स्टेबल करती है और उसके बाद अपनी अट्रैक्टिव आईज को उठाकर जोयान को देखती है। तो उसी टाइम पे जोयान भी झुककर उसे ग्रीट करता है और इस टाइम पे जोयान के माथे पे पसीना भरा हुआ था और होंगलिना को देखने के बाद वो धीरे धीरे खुद को उठाता है। तभी होंगलिना कहती है कि आप जानते हैं कि मैंने पहले आपसे बात क्यों नहीं की, जिसपे जोयान तुरंत ही कहता है सीनियर जूनियर की विल पावर को टेस्ट कर रही थी तो ये जूनियर भी इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि जो काफी रिस्पेक्टेड तरीके से ऐसा कह रहा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि जोयान के असली इरादे क्या थे। ये तो सिर्फ जोयान और होंगलिना को ही पता
था, इसीलिए वो तुरंत ही कहती है मुझे से चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप अपने दिल में क्या सोच रहे हैं और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मुझे इसकी परवाह है। मेरी केवल एक ही डिसाइबल है विंगर, अगर आप उसे दूर नहीं भेजते तो आप मुझे रिफाइन करने के लिए भूल सकते हैं। हालांकि अब विंगर चली गई है तो हम आपके बारे में बात करते हैं, जिसपे जॉन भी तुरंत ही अपना सिर हिला देता है और इस टाइम पे तो जॉन एक्स्ट्रा पोलाइट होता है। तभी होंगलीना कहती है क्योंकि उन दोनों साथियों गुयू और हाई मोचैन ने तुम्हें चुना है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं तुम्हें अपने फ्लेम दे सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा और अगर तुम ऐसा करने में कैपेबल नहीं हो तो सीनियर ये जूनियर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। जॉन तुरंत ही उनको जवाब देता है और इस टाइम पे जो यान का जो कॉन्फिडेंस होता है काफी ज्यादा कमिटेड दिखाई दे रहा था। ये सुनकर होंगलीना तुरंत ही हंसते हुए और चिढ़ाते हुए जो यान को कहती है फिर तो आपको विंगर के साथ शादी करनी चाहिए और उसके साथ जीवन भर एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सुनकर तो जियान की जबान लड़खड़ाने लगती है और इसके बाद जियान कहता है ये वो एल्डर मैम वो एल्डर। जियान कुछ बोल ही नहीं पाता। इस टाइम पे जियान को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि होंगलीना ने तो उसे आग के गड्ढे में धकेल दिया था। ली बिंगरुई के बारे में तो भूल जाओ, जियान लुओजिन को क्या जवाब देता, और अगर वो होंगलीना की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता तो क्या वो लुओजिन से अलग नहीं हो जाता। जियान के फेस इंप्रेशन देखकर होंगलीना तुरंत ही स्माइल करते हुए कहती है चलो ठीक है, इसे इस तरीके से करते हैं, आपको लाइटिंग की शपथ लेनी होगी। ये सुनकर जियान को फिर से दूसरा सदमा लगता है और जियान कहता है लाइटिंग की शपथ। तभी वो कहती है हाँ, आज मैं विंगर को आपका पीछा करने के लिए कहूंगी। आप भले ही उसे शादी करने का ऑप्शन नहीं चुनते, लेकिन आपको उसकी रक्षा करनी होगी अगर उसे कुछ होता है। ये सुनकर जियान तुरंत ही कहता है अगर उसे कुछ भी होता है तो मैं लाइटिंग की शपथ के तौर पर मरने को तैयार हूँ। और जियान कितना कहते ही अचानक बादलों में तेज गड़गड़ाहट होती है, जिसका मतलब था कि लाइटिंग की शपथ एक्सेप्ट हो गई। कितने लोग चाहते थे कि इसकी शादी भी जियान से होनी चाहिए थी। अगर स्टोरी लाइन ऐसी होती कि होंगलीना जियोयान के साथ इसकी शादी कराती ही कराती तब ज्यादा मजा आता। लेकिन चलो आगे चलते हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोयान एक चट्टान के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे ही सूरज उगने के साथ अपनी आंखों को खोलता है और इस टाइम पे जियोयान की पावर भी कुछ हद तक रिकवर हो चुकी होती है और उसकी पावर जो कि उसने कल बढ़ाई थी इस टाइम पे थोड़ी और कंडेंस हो चुकी थी। और इसके बाद जियोयान सोचता है कि अब उसे फ्लेम मंत्रा को रिफाइन करना चाहिए जो कि होंगलीना ने उसे दिया था। साथ ही जियोयान को जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि होंगलीना के पास वास्तव में पूरा ही फ्लेम मंत्र क्वी मेथड होता है। साथ ही होंगलीना को भी इसका रीजन नहीं पता था, उसे केवल इतना ही पता था कि जब वो ह्यूमन शेप में आप आई थी तब से ये क्वी मेथड उसके दिमाग के अंदर ही था और उसने इसे कल ही जियोयान को दे दिया था। और जियोयान को पता था कि अब फ्लेम मंत्र अगर पूरा हो गया है तो उसे रिफाइन कर सकता है और इसके बाद वो रेड लोटस हेलफायर को भी रिफाइन करने की तैयारी कर सकता है। हालांकि जियोयान को पता था कि फ्लेम मंत्र को रिफाइन करने के बाद उसकी पावर को बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ अगर वो अपने हाथ के कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क को भी जोड़ देता है तो उसे नहीं पता था कि उसकी पावर किस लेवल पर पहुंचेगी। लेकिन जियोयान को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये सब करने के बाद एक बार जब वो वापस से एक्सट्रीम साउथ में जाएगा तो उसे उन दोनों सेक्ट से भी डरने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जियोयान थोड़ी देर आराम करने के बाद धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और उसके माइंड के अंदर एक रेड कलर का क्रिस्टल होता है जो कि लाइट क्रिस्टल होता है और ये फ्लेम मंत्र था जो कि होंगलीना ने उसे दिया था। और ये लाइट का गोला फायर लोटस जैसा दिखाई दे रहा होता है। साथ ही उसके आसपास काफी सारी रेड फ्लेम भी घूम रही होती है और इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई था जो देखकर जियोयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। हालांकि पिछले 2 बार फ्लेम मंत्र को रिफाइन करने के कारण जियोयान के लिए ये प्रोसेस काफी ज्यादा इजी हो गया था और इस टाइम पे जियोयान को लगभग 4 घंटे का टाइम लगता है जब इस लाइट के सर्कल से जियोयान पूरी नॉलेज को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और ये नॉलेज जियोयान की बॉडी का ही एक पार्ट बन गई थी। जिसके बाद जियोयान इसका यूज करके आसपास की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है और उसकी पावर तुरंत ही लेट स्टेज पर स्टेबल हो जाती है और इस टाइम पे जियोयान तुरंत ही लेट स्टेज के पीक लेवल पर होता है और जियोयान इसे यहीं पे दबा देता है क्योंकि जियोयान को पता था कि अगर वो जल्दबाजी में पावर को बढ़ाता है तो इसके काफी ज्यादा डिसएडवांटेज जियोयान को फेल करने पड़ेंगे। आखिरकार जियोयान मात्र आधे साल के अंदर ही ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से रिटर्नेंस लेवल पर पहुंच चुका था जो स्पीड पहले ही काफी ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि जियोयान यही सोच रहा होता कि तभी अचानक एक आवाज आती है, हाँ आपकी पावर लगता है काफी ज्यादा कंडेंस हो चुकी है और आपका कल्टीवेशन भी पूरी तरीके से स्टेबल है। लगता है कि फ्लेम मंत्र को रिफाइन करने के बाद आपको काफी प्रॉफिट हुआ है। और इसके बाद होंगलीना तुरंत ही जियोयान को देखती है और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सरप्राइज भी लग रही होती है क्योंकि उसे भी भरोसा नहीं था कि फ्लेम मंत्र को रिफाइन करने के बाद जियोयान इतनी जल्दी इतनी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा कि उसकी पावर पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी। तभी जियोयान कहता है मुझे कंप्लीट फ्लेम मंत्र देने के लिए एल्डर को धन्यवाद, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा कल्टीवेशन कभी भी नहीं सुधर पाता। जियोयान के चुप होते ही तुरंत ही होंगलीना अपने सितार को बजाती है और इससे एक प्यारी सी आवाज निकलती है जिसके कारण आसपास की जगह क्रैक होती है और वहाँ से एक रेड लोटस निकलता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर था और काफी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा था, जिसे देखकर जियोयान काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि यही वो चीज थी जिसके लिए वो फायर मेपल फॉरेस्ट में आया था, रेड लोटस फ्लेम का एसेंस। और उस फ्लेम को देखकर जियोयान इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी पूरी बॉडी ही
अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगती है। आखिरकार जब से जोयान साउथ एरिया में लौटा था तब से वो रेड लोटस फ्लेम के लिए घूम रहा होता है और इस टाइम पे वो फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 8th पोजीशन पर थी। जोयान को भरोसा नहीं था कि इस टाइम पे उसके सामने है और इस टाइम पे जोयान को पता था कि ये कोई एल्यूजन नहीं है। तभी जोयान को देखकर होंगलीना कहती है, छोटे साथी मुझे पता है कि तुमने इसके लिए लंबे समय से इंतजार किया है, लेकिन तुम्हें फिर भी याद रखना चाहिए मैंने तुमसे क्या कहा था और अपना वादा भी याद रखो, तुम्हें विंगर की रक्षा करनी है। आखिरकार आपने लाइटिंग की शपथ ली है, आपको याद रखना चाहिए मैं हमेशा आप पे नजर रख सकती हूँ। और इस लास्ट वर्ड के बाद होंगलीना की फिगर अचानक ही गायब होती है और जोयान भी खुद को अचानक से कंट्रोल करता है, जिसके बाद उसके सामने का जो रेड लोटस फ्लेम होता है वो काफी ज्यादा वाइल्ड और वाइल्ड हो जाती है और इस रेड लोटस फ्लेम के पावर के कारण ये जो फॉरेस्ट होता है तुरंत ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। साथ ही कुछ लपटें जोयान की तरफ भी बढ़ती हैं और प्रेजेंट टाइम पे जोयान के पास कोई भी मेडिसिनल पिल नहीं थी इसे रिफाइन करने के लिए, लेकिन अभी भी जोयान के हाथ में एक धारदार हथियार था। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी स्टोरेज लिंक को फ्लिक करता है और एक अंगूठे के साइज का ब्लू कलर का है आइस क्रिस्टल निकलता है जो कि आइस सोल था और उसके अपेयर होते ही तुरंत ही उस माउंटेन में काफी ज्यादा ठंडी हवा चलने लगती है और अपने आइस सोल की हेल्प से जोयान तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और हल्की ब्लू कलर की फ्लेम तुरंत ही निकलकर रेड लोटस फ्लेम की तरफ जाती है और तुरंत ही उसे अपने अंदर स्वेलो कर लेती है। जोयान जैसे उस फ्लेम को अंदर स्वेलो करता है तो काफी ज्यादा वाइल्ड और हाई टेम्परेचर की पावर चारों तरफ से फैलने लगती है, जिसके बाद हमें जोयान दिखाया जाता है जो कि पहाड़ की चोटी के ऊपर पालथी मार के बैठा हुआ था और बिल्कुल एक ओल्ड मॉन्क की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है उससे जोयान पूरी तरीके से अननोन तरीके से बैठा हुआ था, उसे कुछ पता ही नहीं था और इस टाइम पे उसका पूरा ही फोकस रेड लोटस फायर को रिफाइन करने में था। और इस टाइम पे जॉन के वर्टेक्स के अंदर आइस सोल और साथ ही साथ उसकी हेवनली फ्लेम के द्वारा सप्रेस किए जाने के बाद भी रेड लोटस हेल फायर काफी ज्यादा वाइल्ड था और जोयान की पूरी बॉडी को बुरी तरीके से जला रहा था, जिसके कारण जोयान का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस और पसीने से डूबा हुआ होता है। जोयान की पूरी ही स्किन रेड हो चुकी थी। हालांकि इस टाइम पे आइस सोल पागलपन तरीके से रेड लोटस फायर को दबा रहा होता है और उसे सील कर रहा होता है, जिसके कारण जोयान की बॉडी के अंदर तुरंत ही एक कोल्ड एनर्जी फैलने लगती है जो कि जोयान के एक्यूपंक्चर पॉइंट और ब्लड को भी सील करने लगती है। और अगर इस टाइम पे जोयान के पास हेवनली फ्लेम का सपोर्ट नहीं होता तो जोयान तो पहले ही 2 बार मर चुका होता, पहले रेड लोटस फायर के हाई टेम्परेचर के कारण और दूसरा आइस सोल के काफी लो टेम्परेचर के कारण। हालांकि जोयान अपनी बॉडी में होने वाले पेन को तुरंत ही इग्नोर करता है और अपने फ्लेम मंत्र का यूज उन्हें रिफाइन करने और अब्सॉर्ब करने के लिए करता है। साथ ही इस टाइम पे जोयान आइस सोल और रेड लोटस फायर दोनों को बैलेंस कर रहा होता है टेम्परेचर को और इसी की हेल्प से जोयान इसे धीरे धीरे रिफाइन करना शुरू कर देता है। हालांकि काफी देर तक बैलेंस करने के कारण ये जोयान के ड्यूकी वॉर्टेक्स के अंदर आ जाता है और इसे जोयान की सक्सेस का पहला स्टेप बोला जा सकता था। हालांकि इससे पहले कि जोयान इसे रिफाइन करना स्टार्ट कर पाता, आइस सोल तुरंत ही अपनी पावर को पूरी तरीके से डेड कर देता है। मतलब आइस सोल जो जोयान ने यूज किया था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो पावर जो कि जोयान के कंट्रोल में ड्यूकी वॉर्टेक्स में आ गई थी एक बार फिर से भड़क उठती है और इसके बाद अचानक ही वो फ्लेम जोयान की बॉडी के सभी पार्ट को डैमेज करते हुए जोयान की बॉडी से बाहर निकल आती है। और इस टाइम पे जोयान का ब्लड भी काफी बुरी तरीके से बॉइल्ड हो चुका था और जोयान की स्किन और मांस आधे से ज्यादा गायब हो चुका था और जोयान इस टाइम पे एक सूखी हड्डी की तरह था। और इस टाइम पे जोयान के आसपास फ्लेम बुरी तरीके से घूम रही होती हैं। ये देखकर जोयान को काफी ज्यादा नाराजगी होती है और इसके बाद वो अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करके तुरंत ही अपने बॉडी के आसपास घूमने वाली फ्लेमों को स्वेलो करने लगता है और उन्हें रिफाइन करके अपनी बॉडी का पार्ट बनाने लगता है। और देखते ही देखते जोयान के हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के साथ जोयान की बॉडी फिर से एक शेप ले लेती है और पहले के जैसे हो जाती है। और इस टाइम पे जोयान की बॉडी पहले से स्ट्रांग थी, जिसके बाद जोयान तुरंत ही उस फ्लेम को वापस से अपनी बॉडी के अंदर स्वेलो करता है और फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करते हुए कहता है, फ्लेम मंत्रा मेरे लिए इसे रिफाइन करो। इस टाइम पे जो जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी थी वो पहले के कंपेरिजन में कई 100 गुना ज्यादा पावरफुल थी। इस टाइम पे जोयान ने रेड लोटस फ्लेम के रिफाइनमेंट को पूरा कर लिया था और अब जोयान को बस इतना करना था कि उसे पहले से रिफाइन बोन चिलिंग फ्लेम और सीहार्ट फ्लेम और की सीड फ्लेम के साथ मिक्स करना था और इसके बाद इसे कंप्लीट माना जा सकता था। साथ ही आउटर वर्ल्ड में भी जोयान जब से फायर मेपल फॉरेस्ट के अंदर गया था, हेवनली पपेट सेक्ट और 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट एक दूसरे के साथ अलायंस में आ चुके थे और किसी को भी समझ में नहीं आता कि क्या आखिरकार हेवनली पपेट सेक्ट जो कि एक ह्यूमन सेक्ट है 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के साथ अलायंस में क्यों जाएगा और ह्यूमंस के साथ ही धोखेबाजी क्यों करेगा। और इसी एक रीजन के कारण एक्सट्रीम साउथ के काफी सारे सेक्ट जो कि अपने आप को काफी पावरफुल और ग्रेट मानते थे एक के बाद एक बर्निंग फ्लेम वैली में शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ह्यूमंस को लीड करने वाला केवल एक ही सेक्ट है जो कि बर्निंग फ्लेम वैली है और दूसरा उन्हें बचाने के लिए कोई पावरफुल सपोर्टर उनके पीछे होना चाहिए। और यही एक रीजन था कि उन्होंने बर्निंग फ्लेम वैली को चूज किया था। हालांकि बर्निंग फ्लेम वैली भी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि सभी सेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती, इसीलिए वो जांच करने के बाद जिनका फाउंडेशन काफी ज्यादा ठीक ठाक था उन्हें अपने सेक्ट में शामिल करती है और बाकियों का तो मोटिव पता था उन्हें कि वो केवल खुद को बचाने के लिए आए हैं, इसलिए बर्निंग फ्लेम वैली उन्हें अपने अंदर शामिल होने की इजाजत नहीं देती। इन दोनों ही सेक्ट के एक साथ अलायंस में आ जाने के कारण बर्निंग फ्लेम वैली को भी खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सपोर्टर्स को ढूंढने के लिए टाइम मिल गया
था, जिसके बाद इन दोनों के ही आर्मी के बीच में कई बार छोटे बड़े बैटल्स हुए थे और वाइंडिंग फ्लेम वैली ने भी बिल्कुल भी कमजोरी नहीं दिखाई थी। साथ ही एक्सट्रीम साउथ के अंदर उन दोनों ही सेक्ट का बॉर्डर, जिसके 1000 मीटर की जमीन, 1000 मील की जमीन पूरी तरीके से लाल रंग और धुएं से भरी हुई होती है और उनकी एक दूसरे की फाइट के साथ अनगिनत शहर डिस्ट्रॉय हो गए थे और लगभग हर दिन ही उन दोनों के बीच में फाइट होती रहती थी और ये लड़ाई पूरे 3 साल तक चली थी और इन 3 सालों के अंदर दोनों ही सेक्टों ने लगभग 1000 युद्ध लड़े थे। हालांकि अभी भी नहीं पता था कि जीता कौन है और हारा कौन है और न ही दोनों सेक्टों को इसके बारे में चिंता थी। हालांकि इस बीच में दोनों ने अपनी पावर्स को बढ़ाने की पूरी कोशिश की थी, जहां हेवनली पपेट सेक्ट ने अपने कुछ लोगों को साउथ वेस्ट रीजन से भी अपने अलायंस में शामिल किया था, जिसके कारण साउथ एरिया का एक बहुत बड़ा एरिया उन दोनों सेक्ट के हाथों में था और इस स्ट्रेसफुल माहौल को देखकर ये लग रहा होता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी। हालांकि इसी मूवमेंट पे जोयान, जो कि फायर मैपल फॉरेस्ट में काफी सालों से अपनी आंखें बंद करके और क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। 3 साल बाद जब जोयान अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में पर्पल कलर की एक फ्लेम देखी जा सकती थी और इस टाइम पे 3 साल की रिफाइनमेंट और अब्सॉर्ब और स्वेलो के बाद जोयान ने आखिरकार अपनी तीनों ही फ्लेमों को एक साथ फ्यूज कर लिया था और इसके बाद जोयान तुरंत ही खड़ा होता है और उसकी हड्डियां तुरंत ही चढ़चढ़ाने लगती हैं और इस टाइम पे जोयान अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर को फील कर सकता था, जिसके कारण जोयान के चेहरे पर सेटिस्फाइड स्माइल भी होती है। जिसके बाद जोयान जैसे ही अपने बगल में देखता है तो उसे कुछ दूर पर ली विंग रुई दिखाई देती है, जो कि नीले कलर के कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा उसके सामने की एक चट्टान पर था और वो जोयान को बिल्कुल किलिंग इंटेंट ऑरा के साथ देख रही थी और तुरंत ही जोयान को चिल्लाते हुए कहती है, कैसा है, क्या तुम अब खुश हो? लेकिन मेरी टीचर तो चली गई ना, ये सब आपकी वजह से है। इस टाइम पे जोयान को सेफ देखकर ली विंग रुई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी टीचर चली जाएगी और साथ ही साथ जोयान भी रेड लोटस हेलफायर को रिफाइन कर लेगा। हालांकि वो अभी अभी अपनी रिट्रीट से बाहर आई थी। जब उसने देखा कि जोयान अपने रिट्रीट के अंदर और हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर रहा है तो ली विंग रुई का जोयान को मारने का तो मन हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसकी मास्टर तैयार नहीं होती तो जोयान कभी भी रेड लोटस हेलफायर को रिफाइन नहीं कर पाता और इसके अलावा वो इस मूवमेंट का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। वो जोयान से एक फेयर फाइट लड़ना चाहती थी। साथ ही उसे अच्छे से याद था कि उसके जाने से पहले होंगलीना ने उसे ऐसा दिखाया था जैसे कि उसे जोयान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद वास्तव में जोयान ने होंगलीना को रिफाइन किया था, जिसके कारण उसे समझ में आ गया था कि उसके मास्टर ने उसे केवल ऐसा दिखावे के लिए किया था ताकि वो सामने वाले के लिए प्रॉब्लम न क्रिएट करे। और ये सोचते ही वो थोड़ा सा उदास होती है और उसके दिल में किलिंग इंटेंट हो रहा थोड़ा कम होता है और इसके बाद जब वो ऐसा सोचती है तो वो थोड़ा और उदास होती है, क्योंकि उसने अपने टीचर को, जो कि उसकी एकमात्र फैमिली थे, उसे खो दिया था। हालांकि तभी जोयान कहता है, क्षमा करें, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन तभी ली विंग रुई कहती, आप समझते हैं। और इसके बाद काफी ज्यादा गुस्से से वो जोयान की तरफ देखती है और जोयान की और उसे अपनी फाइट याद आती है, जिसके बाद वो तुरंत ही एक लॉन्ग स्लॉट को कंडेंस करके सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ती है और तुरंत ही कहती है, बास्टर्ड, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस काफी कम थी और ली विंग रुई के इस अटैक से डॉज करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जोयान तो उससे भी एक्स्ट्रा फास्ट होता है और तुरंत ही अपने 2 फिंगर्स को बढ़ा के उस स्लॉट को पकड़ लेता है और उसे आगे भी नहीं बढ़ने देता। ये देखकर ली विंग रुई काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और इसके बाद अपनी जिनसेनकुई को तुरंत ही अपनी स्लॉट के साथ मर्ज करने लगती है और इसके बाद फास्ट अटैक के साथ एक बार फिर अटैक करती है। लेकिन इस टाइम पे उसकी ये पावर जोयान के लिए बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती। ये देखकर ली विंग रुई तुरंत ही कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी जोयान स्माइल करते हुए कहता है, 2 स्टार ओरिजन किंग, आपका कल्टीवेशन काफी अच्छा है। और इसके बाद जोयान अपनी फिंगर में थोड़ी सी पावर को यूज करता है और वो तलवार तुरंत ही टूट जाती है, जो देखकर ली विंग रुई तुरंत ही आधा कदम पीछे हटती है। उसे पता था कि अगर कल्टीवेशन में डिफरेंस नहीं होता तो जोयान उसकी पावर को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर पाता, इसीलिए वो तुरंत ही कहती है, आपका कल्टीवेशन मेरे कल्टीवेशन से बहुत ऊपर है। ये सुनकर जोयान स्माइल करता है और कहता है, इस बारे में बात नहीं करते हैं, चलो पहले इस जगह को छोड़ दें। आखिरकार मैंने हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में काफी टाइम लगाया है, मुझे नहीं पता कि वाइंडिंग फ्लेम वैली कैसी स्थिति में होगी, चलिए चलते हैं। जोयान इतना कहने के बाद मुड़ता है, लेकिन ली विंग रुई वहीं खड़ी हुई थी। उसके दिलों में काफी सारी शिकायतें होती हैं, साथ ही उसे यह भी पता था कि वो अपने कल्टीवेशन के साथ जोयान को नहीं मार पाएगी, इसलिए उसकी शिकायतें पूरी तरीके से बेकार थी। जब जोयान देखता है कि ली विंग रुई उसके साथ नहीं चल रही तो जोयान मुड़ता और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए भी कहा था। अगर तुम अभी भी उनकी बात सुनती हो तो मेरे साथ चलो, और अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। और इसके बाद जोयान तुरंत ही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल देता है। ये देखकर ली विंग रुई थोड़ा सा झिझकती है, लेकिन जोयान के साथ चल देती है। हालांकि वो जोयान को देखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, जिसने उसके मास्टर को रिफाइन किया था, लेकिन यही उसके मास्टर का लास्ट ऑर्डर था, वरना वो कभी भी जोयान को फॉलो नहीं करती। हालांकि अब जब जोयान ओरिजन किंग लेवल पर पहुंच गया था तो फायर मैपल फॉरेस्ट को क्रॉस करना जोयान के लिए बहुत तेज था और कुछ ही घंटों के अंदर जोयान उन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए जंगल के पास
बाहर निकलता है, जिसके बाद जोयान जुआ और उसके बेटे से एक बार फिर से मिलता है। ये कहना कि वो फिर से मिला था के बजाय ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। उन सभी लोगों से कुछ प्यार भरी बातें करने के बाद जोयान ली बिंगरुई के साथ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ना कंटिन्यू रखता है। दूसरी तरफ जू हाओ और जू कैन जोयान को जाते हुए देख रहे तो काफी ज्यादा सरप्राइज थे। और इसके बाद जू हाओ तुरंत ही कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि गॉड ने मुझे इससे बचने के लिए कहा था। इसका कल्टीवेशन केवल 3 सालों में इस लेवल तक पहुंच गया है, साथ ही उसके ऑरे में कुछ फैमिलियर क्यों है। इस टाइम पे जू हाओ होंगलीना के बारे में ही बात कर रहा था और होंगलीना को ही गॉड के तरीके से ट्रीट करता था। दूसरी तरफ जू कैन ली बिंगरुई को डर के मारे देख रहा था और उसे अपनी पिटाई अच्छी तरीके से याद थी। तभी जू हाओ कहता है, तुम छोटे लड़के, तुम उन दोनों की तरह कब हो सकते हो? आखिरकार तुम मेरे सभी वर्ड फ्लेम ट्राइब में सबसे अच्छी ब्लड लाइन वाले हो। अगर फ्यूचर में तुम मुझे एम्बैरेस करते हो तो मैं तुम्हारे सारे ही पंख नोच लूंगा। ये सुनकर जू कैन तुरंत ही डर के मारे अपना सिर हिलाता है और इसके बाद वापस से फायर मैपल फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। और इस टाइम पे उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। इस टाइम पे फायर मैपल फॉरेस्ट से निकलने के बाद जोयान और बिंगरुई पॉइजन केव के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे जोयान एक पल के लिए रुक जाता है और इसके बाद वो उस बिग बैटल को याद करता है और साथ ही साथ जियोमिंग जुआन को याद करता है, जो कि उसके जो जुआन को साथ में ले गए थे। और इस टाइम पे जोयान को पता था कि जो जुआन पहले ही सेंट्रल पैंस पहुंच चुके और अगर वो उनसे मिलना चाहता है तो उसे वापस से सेंट्रल पैंस जाना होगा। हालांकि इस टाइम पे जोयान बर्निंग फ्लेम वैली पहले जाना चाहता था और देखना चाहता था कि वहाँ की हालत क्या है, इसीलिए वो दोनों डेजर्ट एरिया से निकलते हैं। पास्ट में जोयान को इस रेगिस्तान को क्रॉस करने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लगे थे, लेकिन इस टाइम पे जोयान और बिंगरुई कुछ घंटों में ही इसे क्रॉस कर लेते हैं। और इसके बाद जब वो लोग 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वही सिटी मिलती है जहाँ पे जोयान और जोजान एक बार पहले गुजरे थे और यहाँ तक पहुंचने में रात पहले ही हो चुकी होती है। लेकिन वो दोनों लोग रुकने का इरादा बिल्कुल भी नहीं दिखाते। हालांकि जैसे ही जोयान वहाँ से निकलता है तो शहर के लोगों की आवाज जोयान के कान पे पड़ती है, जो कि कह रहे होते कि आखिरकार इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा। तो कुछ लोग कहते हैं बर्निंग फ्लेम वैली की हालत काफी अच्छी होनी चाहिए, आखिरकार उनके पास एक सेक्ट एक्सपर्ट लेवल का वॉरियर है। तभी दूसरा बंदा कहता है, ये मामला है तो कहा जाता है हेवनली पपेट सेक्ट के सेक्ट मास्टर की पपेट काफी ज्यादा पावरफुल है और वो पहले ही 9 स्टार ओरिजन किंग लेवल पर पहुंच चुकी है और वो खुद एक ओरिजन एम्परर है और पपेट भी ओरिजन एम्परर लेवल पर ही है। और उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो बर्निंग फ्लेम वैली के फ्लेम वैली मास्टर के साथ फाइट कर सकते हैं और साथ ही साथ 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के भी सेक्ट मास्टर पीक ओरिजन एम्परर है। और उन दोनों के साथ पपेट को मिला दिया जाए तो वो तीनों बर्निंग स्काई वैली के एंसेस्टर को हराने में कैपेबल होने चाहिए। इस टाइम पे कुछ लोग थोड़ा सा उदास भी होते हैं क्योंकि आखिरकार बर्निंग फ्लेम वैली एक्सट्रीम साउथ में सबसे पावरफुल सेक्ट था, लेकिन इन दोनों सेक्ट के अलायंस में आ जाने के कारण बर्निंग फ्लेम वैली को काफी ज्यादा डैमेज होने वाला था। हालांकि जैसे वो बोलना बंद करते हैं तो तभी एक हाथ उनके कंधे पर आता है और इसके बाद आवाज आती है, तुमने क्या कहा? बर्निंग फ्लेम वैली में क्या हुआ? ये सुनकर तो सभी के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और एक पावरफुल ऑरा उनके ऊपर बढ़ने लगता है और इस प्रेशर को फील करके वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, यहाँ तक कि हिलते डुलते भी नहीं। और उन्हें लग रहा होता कि वहाँ पे इन्होंने 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के एरिया में खड़े होकर बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में बात की है, इसीलिए शायद 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट का कोई एक्सपर्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया है। हालांकि इस टाइम पे जोयान के प्रेशर के कारण वो सभी लोग सब कुछ बता देते हैं जो वो जानते थे। ये सुनकर जोयान थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो दोनों बर्निंग फ्लेम वैली और दोनों सेक्ट के बीच की फाइट तो जानते थे, लेकिन उन दोनों के बीच के एक्सपर्ट की क्वांटिटी और पावर का इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। हालांकि ये जानकारी जोयान के लिए फिर भी काफी थी। तभी एक पर्सन कहता है, सर वास्तव में यही जानकारी है जो कि हम जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हमें नहीं मारेंगे। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आपको सिटी के गवर्नर के मेंशन पे जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे वो 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के एक ओरिजन किंग एक्सपर्ट हैं। हालांकि वो बोलना बंद कर पाता कि उसी टाइम पे जोयान की स्पिरिचुअल पावर ने सिटी के अंदर के ओरिजन किंग के लेवल के वॉरियर को पहले ही सेंस कर लिया होता है। और इसके बाद जोयान अचानक से गायब होकर एक अंधेरी गली में गायब होता है, जिसके बाद उस सिटी के मेंशन के अंदर एक बदसूरत सा बड़ा आदमी बिस्तर पे अधनंगा लेटा हुआ होता है और उसके ही बिस्तर पे एक काफी क्यूट सी और सुंदर सी लड़की भी होती है जो कि उससे कसकर चिपकी हुई होती है और हंसने और चीखने की आवाजें गूंज रही होती हैं। बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई ये तो। अपना काम कंप्लीट होने के बाद वो बंदा तुरंत ही अपनी पावर के साथ उस लड़की का गला काट देता है और उस बड़े आदमी का गला एक सफेद हाथ अचानक से पकड़ लेता है। जिसके बाद वहाँ पे ब्लैक डोपिंग पहने हुए एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि ऑब्वियसली अपना जोयान था। उसे देखकर तो उस पर्सन को काफी ज्यादा डर लगता है और वो तुरंत ही डरते हुए कहता है, तुम कौन हो तुम? इस टाइम पे वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, साथ ही उसके सामने वाला पर्सन उसे कंट्रोल करने में कैपेबल था, इससे उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। तभी जोयान कहता है, जो कुछ भी मैं पूछूं उसका सिर्फ आंसर दो। और इसके बाद जोयान उसे इग्नोर करते हुए कुछ पूछता है तो वो बंदा हिचकिचाता है और जवाब नहीं देता तो जोया अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिसके कारण तुरंत उसकी बॉडी में पेन फैलने लगता है। और फिर जोयान कहता है, मैं जो कुछ भी पूछूं उसका आंसर दो, अगली बार हो सकता है कि मैं तुम्हें मौका ना दूं। और इसके बाद जोयान अपने हाथ से गले की पकड़ को थोड़ा सा ढीला करता है, जिसके कारण उस बंदे की सांस में सांस आती है। और इसके बाद जोयान तीनों सेक्ट के बारे में कुछ जानकारी को गैदर करता है। उसी टाइम पे ली बिंगरुई भी उस हॉल के कमरे में एंटर होती है और सामने के सीन को देखकर उसका चेहरा तुरंत ही ब्लड रेड हो जाता है। और इसके बाद वो जोयान को देखती है, जिसके बाद
बाद वो अजीब तरीके से तुरंत ही मूर्ति और हॉल के बाहर निकल जाती है। और इसके बाद जब जोयान बाहर आता है तो वो दोनों आपस में कोई भी बात नहीं करते और एक बार फिर से हवा में कदम रख के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी पूछताछ के बाद जोयान को पता चला था कि जब वो 3 साल के लिए पीछे हट गया था तभी यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आए थे और ये सब वैसा ही था जैसा कि एंसेस्टर फैंतियान ने कहा था। ये दोनों ही सेक्ट एक साथ अलायंस में शामिल हो गए थे और उनकी पावर के साथ वो बर्निंग फ्लेम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और इनका मोटिव बर्निंग फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय करना लग रहा था। यहाँ तक कि पावर और फाइट इस लेवल पे चल रही थी कि ओरिजिन किंग लेवल के भी दर्जनों एक्सपर्ट मारे गए थे। सॉरी, मतलब काफी सारे लोग बर्निंग फ्लेम की तरफ बढ़ चुके थे, बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ, और उनमें दर्जनों ओरिजिन किंग लेवल के भी वॉरियर थे। और जोयान को इस चीज की सबसे ज्यादा टेंशन थी और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि चाहे कुछ हो या ना हो, घोस्ट हॉल के मेंबर भी इसमें इंटर जरूर होंगे और अगर एक बार वो इस फाइट में शामिल होते हैं तो एंसेस्टर फैंगतियान के होने के बाद भी लोगों की रक्षा करना मुश्किल होगा। और इसके अलावा जोयान को लग रहा होता कि लिटिल फेयर डॉक्टर और बाई हुआ भी बर्निंग फ्लेम वैली में उसी का वेट कर रहे होंगे और इसीलिए चाहे कुछ भी हो, एक बड़ी फाइट से पहले जोयान को बर्निंग फ्लेम वैली में वापस लौटना था और इसीलिए जोयान की स्पीड एक बार फिर बढ़ जाती है। हालांकि उसी टाइम पे ली बिंगरुई, जिसे अपने दिल में काफी सारी शिकायतें थी और वो जोयान से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जब जोयान को वो इतना ज्यादा सीरियस देखती है तो वो कुछ भी नहीं कहती और अपनी डुइकुई और जिनसेनकुई को एक्टिवेट करके अपनी स्पीड को भी बढ़ा देती है और जोयान का पीछा करने लगती है। 10,000 स्कॉर्पियन सेट के एरिया से निकलने के बाद जोयान बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ बढ़ा और लिंग बिंगरुई उसका पीछा करती रहती थी। साथ ही जोयान की प्रेजेंट टाइम की स्पीड के साथ हेवनली पपेट सेक्ट के एरिया से निकलना जोयान के लिए काफी कम टाइम के अंदर ही हो गया था और इस टाइम पे वो अंधेरी रात में केवल 2 टूटे हुए तारों की तरह ही बढ़ रहे होते हैं। हालांकि जोयान को पता था कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के होने के कारण बर्निंग फ्लेम वैली काफी ज्यादा पावरफुल और मोटिवेट होगी, लेकिन सामने वाली पार्टी के पास काफी सारे ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट थे और अगर दोनों ही सेक्ट के सेक्ट मास्टर को जोड़ दिया जाए तो वो पहले ही बर्निंग फ्लेम वैली को सप्रेस कर चुके होते हैं और इस टाइम पे क्वांटिटी के मामले में बर्निंग फ्लेम वैली पहले ही काफी ज्यादा कम होती है और इसीलिए जीतना मुश्किल हो सकता था। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज घोस्ट हॉल भी तो थी और जोयान को पता था कि ये दोनों ही सेक्ट एक दूसरे के साथ अलायंस में नहीं आते, ना ही वो बर्निंग फ्लेम वैली के साथ फाइट करते। ये जरूर घोस्ट हॉल की वजह से होना चाहिए। हालांकि अपनी दोनों लोगों की स्पीड के साथ जोयान सुबह बर्निंग फ्लेम वैली के एरिया में एंटर हो जाता है। बर्निंग फ्लेम वैली के एरिया में लौटने के बाद जोयान थोड़ा सा रिलैक्स करता है क्योंकि उसे पता था कि अब बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर जाना उसके लिए ज्यादा देर की बात नहीं थी, इसीलिए जोयान तुरंत ही अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है। हालांकि जोयान एक मैदान के पास पहुंचता है तो अचानक ही उड़ते उड़ते रुक जाता है और जोयान को रुकते देखकर ली बिंगरुई भी अनजाने में जोयान को देखती है और वो काफी ज्यादा शक भरी नजरों से जोयान को देख रही थी कि आखिरकार जोयान क्यों रुका। तभी जोयान अचानक से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखता है और 2 फैमिलियर ऑरे फील कर सकता था और जोयान फील कर सकता था कि ये ऑरा काफी ज्यादा वीक होते जा रहे हैं और अगर ये कंटिन्यू रहा तो ऑरे का जो ओनर है वो भी मारा जाएगा। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है वो है फैंग क्लेन और हेवनली पपेट सेक्ट। और इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस लेने के बाद जोयान समझ गया था कि वहाँ पे फैंग क्लेन के अलावा हेवनली पपेट सेक्ट का एक एक्सपर्ट है जो कि ओरिजिन किंग क्लास पर पहुंच गया है और उसके पपेट के साथ उसकी पावर पहले ही बढ़ गई होगी, जिसके कारण वो फैंग क्लेन के लोगों को हरा सकता था। हालांकि फैंग क्लेन के मेंबर्स के इंप्रेशन के कारण जोयान उन्हें बचाने के लिए तो जाने वाला नहीं था, लेकिन वो बर्निंग फ्लेम वैली से रिलेटेड थे, इसीलिए जोयान कुछ देर तक झिझकता और आखिरकार फैंग क्लेन की डायरेक्शन पे उड़ जाता है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब यहीं पे एंड करते हैं और ये फाइट को अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड को काफी ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब रेट काफी ज्यादा कम हो गया तो उसको भी थोड़ा सा बढ़ाओ, बूस्ट करो और भर भर के कमेंट करो। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय 3N फैमिली एंड